हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसका ये चौथा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिया है। एक इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट एंड दूसरा टॉपिक था एसआरएस। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं एसआरएस क्या होता है और डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं पहले व्हाट इज टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एडिक्वेट टेस्टिंग। देखिए, जब कोई सिस्टम बनता है, डेवलप होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बन रहा हो या फिर किसी प्रकार का कोई बिजनेस ही स्टेब्लिश हो रहा हो, तो हर जगह क्या होता है ना, एक टेस्टिंग फेज आता है जिस फेज पे यह चेक किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर बना है वह सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया है और कितना अच्छे से काम कर रहा है। जब यह मार्केट में जाएगा, यानी कि जब इसको यूजर यूज करेगा, जब इसको डिप्लॉय किया जाएगा, जब यूजर इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, तब यह कितना अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस दे पाएगा। ठीक है ना, ये सब हम चेक करते हैं टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में, इसको हम लिखते भी हैं। तो टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम उन सारे डिटेल्स को लिखते हैं जो टेस्ट करने के बाद दिखता है या टेस्ट करने के पहले होता है। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट मतलब कि दोनों टाइप के डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि टेस्ट करने के पहले जो सॉफ्टवेयर है वह क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और टेस्ट करने के बाद यह कैसा काम कर रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उन सारे रिजल्ट को हम मेंशन करते चलते हैं एक डॉक्यूमेंट के रूप में, उसे हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, यह बोल रहा है दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एडिक्वेट टेस्टिंग। इस डॉक्यूमेंट में वे सारे इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो कि टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग होता है, मॉड्यूल टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होता है, उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। तो कई तरीके के टेस्टिंग वहाँ पे होते हैं। तो इन सारे टेस्टिंग को लेकर क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। उसके बाद टेस्टिंग जब कर लेते हैं, टेस्टिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बचता है हमारा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट रूप में आता है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को भी इस डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं कि टेस्टिंग करने से पहले इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और टेस्टिंग करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या आउटपुट आ रहा है, हर एक चीज़ को हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो सॉफ्टवेयर कितना इफेक्टिव है और कितना एक्यूरेट है। अगर हमारा टेस्ट रिपोर्ट सही आ रहा है तो हम क्या मानते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही है। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद ब्लड टेस्ट होता है, आरबीसी टेस्ट होता है, डब्ल्यूबीसी टेस्ट होता है, ठीक है ना, उसका यूरिन टेस्ट होता है, उसके स्टूल टेस्ट होता है, उसके बाद एमआरआई होता है, कई तरीके की टेस्टिंग है, एक्सरे वगैरह होता है, सब टेस्टिंग है। तो इन सब को लेकर एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है। ठीक है ना, और उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर यह जज कर पाते हैं कि इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है या फिर इसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो यहाँ भी वही है कि सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं, सिस्टम डेवलप होता है, तो उसको टेस्ट करने की आवश्यकता होती है कि सिस्टम हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उस जो भी टेस्ट आता है हम उसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करते हैं, या फिर टेस्ट करने से पहले क्या क्या टेस्ट करना है, कौन से मॉड्यूल पे, कौन से फेज पे किस टाइप की टेस्टिंग अप्लाई करने हैं, इन सब को लेकर डॉक्यूमेंट बनता है। उसको हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो लिस्ट अप्रोचेज, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट क्वालिटी प्रोडक्ट दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि इस टेस्टिंग के माध्यम से हम इस चीज़ को भी चेक करते हैं, लिस्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सा अप्रोच लगाया गया है, यानी कि कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है, कितने स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर बना, हमारा सिस्टम बना, वो एक क्वालिटीफुल है कि नहीं है। यानी कि जो स्टैंडर्ड चाहिए एक सॉफ्टवेयर की अच्छी क्वालिटी के लिए, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही समझते हैं, टेस्ट करने के बाद ही समझते हैं। तो टेस्टिंग तो एक प्रैक्टिकल फेज है। जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कोडिंग के बाद टेस्टिंग होता है, ठीक है ना, ये कोडिंग का पैरेलल फेज होता है और एक प्रैक्टिकल फेज है। लेकिन इसका जो रिपोर्ट तैयार करना
वो टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का पार्ट है, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट इज जनरली सप्लीमेंटेड बाय डॉक्यूमेंट्स लाइक शेड्यूल, असाइनमेंट एंड रिजल्ट। ये जो डॉक्यूमेंट है ये दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या होता है, सप्लीमेंट होता है, जैसे कि शेड्यूल से, असाइनमेंट से और रिजल्ट से। यानी कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, रिजल्ट होता है, कौन कौन सा टेस्टिंग किए हैं, कब किए हैं, उसका पूरा शेड्यूल होता है और कैसे टेस्टिंग हुआ है, ठीक है ना। ये सब कितने प्रकार का टेस्टिंग हुआ, हर एक चीज़ को यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट बनकर आ जाता है। A record of the final result of testing should be kept externally। क्या बोल रहा है, a record of final result of the testing। टेस्टिंग जो हो रहा है उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है तो उसका रिकॉर्ड भी जो है इसी डॉक्यूमेंट में मेंटेन होता है। यानी कि हम कई तरीके की टेस्टिंग करते रहते हैं, टेस्टिंग करने के साथ साथ हम डॉक्यूमेंट भी तैयार करते रहते हैं। अब कई तरीके की टेस्टिंग कर रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग किया तो क्या क्या रिपोर्ट आया उसका हमने कंप्लीट एक रिकॉर्ड तैयार किया, उसका इंटीग्रेटेड टेस्टिंग किया, उसका रिकॉर्ड तैयार किया। तो कई तरीके की टेस्टिंग कर लिया। अब टेस्टिंग करने के बाद हर एक मॉड्यूल का टेस्टिंग कर लिया। अब फाइनली हमारा जो सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, सारे रिपोर्ट को स्टोर करते हैं कि हमारा रिपोर्ट ये आया है, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा से काम कर रहा है। हम आगे जाके किसी भी कंज्यूमर को या फिर किसी दूसरे मेंबर को दिखा सकते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया, हमने जो सिस्टम डेवलप किया, उसका ऐसा ऐसा टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, तो ये कितना बढ़िया है और कितना बेहतर रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक्सटर्नली स्टोर करते हैं, यानी किसी फाइल में स्टोर करते हैं, उसे हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट के नाम से ही जानते हैं। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनपुट फॉर द मेंटेनेंस फेज। अब देखिए मेंटेनेंस फेज में इस डॉक्यूमेंट का बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है। चूंकि अब सिस्टम बन जाता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब विदाउट मेंटेनेंस कभी भी सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, और अपडेट नहीं होने का मतलब आउटडेट हो जाना होता है। अगर आप समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप समय से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जब अपडेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो आउटडेट हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे इनपुट्स देने पड़ते हैं हमें मेंटेनेंस फेज पे। तो ये इनपुट्स जो है हम टेस्टिंग से ही निकालते हैं, टेस्टिंग से ही पता चलता है हमें कि मेंटेनेंस के लिए क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं। आगे दिया गया है द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑन सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए जिस तरीके से हर एक चीज़ के लिए अपना एक स्टैंडर्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस कॉलेज को एक स्टैंडर्ड का दर्जा मिलता है कि वह NAAC से एफिलेटेड है, वह UGC से मान्यता प्राप्त है, वह A++ है, या फिर A ग्रेड है, या फिर B ग्रेड इंस्टीट्यूशन है, B+ इंस्टीट्यूशन है। तो कैसा यूनिवर्सिटी कैसा इंस्टीट्यूशन है उसको क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मिलता है। वैसे ही नेटवर्किंग में या फिर सॉफ्टवेयर के एरिया में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी वर्क होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनता है, तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड, कुछ इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं जो कि स्टैंडर्ड देने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि IEEE उसी में से एक है, IEEE स्टैंडर्ड। IEEE का फुल फॉर्म होता है, यहाँ जो दिया हुआ IEEE स्टैंडर्ड है, IEEE का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये IEEE का फुल फॉर्म होता है। अब इसके साथ साथ नेटवर्किंग में आप यूज करते हैं ISO। ISO भी क्या है, एक ऐसा बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड देने का काम करता है। और जो नेटवर्किंग में हम बेस है नेटवर्किंग का OSI मॉडल, तो OSI को भी उसी ISO ने क्या किया, स्टैंडर्ड दिया है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखना है, ISO का फुल होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ लोग इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। MCQ जब आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, आप वहाँ फंस जाएंगे। इसे ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने का जो बॉडी है उसी को हम बोलते हैं ISO बोलते हैं। अब यहाँ पे जो IEEE स्टैंडर्ड है, यह क्या करता है, कुछ प्रैक्टिस को सॉफ्टवेयर से टेस्टिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस है, कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड उसको डिस्क्राइब करता है। क्या कहता है कि
8291998 यानी कि 1998 IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है, यह पहला स्टैंडर्ड है जो कि सॉफ्टवेयर टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से करना है इसमें लिखा गया। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो इसके स्टैंडर्ड के बारे में, इस स्टैंडर्ड को, तो आपको यहाँ पूरा रूल्स बताएगा, ठीक है ना। डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑन सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन का। उसके बाद दूसरा है 1008 1987 जो है, यानी कि वह उस साल का नाम है जिस साल यह स्टैंडर्ड बनाया गया है, और ये जो है यह आपका उस स्टैंडर्ड का नंबर है, नंबरिंग है, ठीक है ना। और IEEE यहाँ पे लगा हुआ है जिसने इसको स्टैंडर्ड होने का दर्जा दिया है। यहाँ पे R 1993 दिख रहा होगा, यानी कि 1987 में ये बना था, लेकिन इसको क्या किया गया था, फिर से रिकॉर्ड किया गया था 1993 में, ठीक है ना। तो यह एक IEEE स्टैंडर्ड है किसके लिए, तब फॉर सॉफ्टवेयर यूनिट टेस्टिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका IEEE 829 1998 है। उसके बाद सॉफ्टवेयर यूनिट टेस्टिंग के लिए आपका स्टैंडर्ड है 1008 1987 है, या फिर R 1993 है। उसके बाद सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 1012 1998 IEEE स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो ये 3 स्टैंडर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद क्या कहता है, द फॉलोइंग इज द टिपिकल कंटेंट ऑफ टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। अब इसके हम कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट यानी कि जब हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कंटेंट हमें डालने हैं, क्या क्या कंटेंट वहाँ पे लिखना है, यानी कि कैसे हमें अरेंज करना है डॉक्यूमेंटेशन को। क्योंकि अब टेस्टिंग तो कर रहे हैं, हर तरीके की टेस्टिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम पे टेस्टिंग कर लिए, तो उसको कैसे अरेंज करना है ये ज़रूरी है। उसके बाद जो हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे लिखना है, इसका क्या पर्पस है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हम तैयार करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, अब जैसे बुक के स्टार्टिंग पेज होता है ना इंडेक्स पेज, उसमें कौन सा कंटेंट किस पेज पे लिखा गया वो होता है लिखा हुआ, और उसका एक अरेंजमेंट होता है, वही यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ये डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, तो पहले पर्पस आएगा। पर्पस कहने का मतलब है द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड इट्स इंटेंडेड ऑडियंस आर क्लियरली स्टेटेड, यानी कि इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है, यानी कि फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ डिजाइन, या किस पर्पस से बनाया जा रहा है, और जिस पर्पस से बनाया जा रहा है, जिस ऑडियंस को ये बातें बताना चाह रहा है इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, क्या उस ऑडियंस को क्लियरली स्टेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये 2 पर्पस है इसका। तो मेन पर्पस का आप समझ सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का यह है कि जो ऑडियंस को ये टारगेट कर रहा है कि ऑडियंस को हमें टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का ये समझा देना है, तो इसमें उस तरीके से कंटेंट होना चाहिए कि ऑडियंस उसको पढ़कर अच्छे से समझ जाए। दूसरा, इसका स्कोप क्या है, द गिव एन ओवरव्यू ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस एंड मेजर फेज ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस, यानी कि टेस्टिंग प्रोसेस और उसके जो मेजर फेजेज है उसके बारे में ओवरव्यू हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई व्हाट इज नॉट कवर्ड इन दिस टॉपिक, अब क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक में कवर नहीं किया गया है इसको भी क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। सपोर्टिंग और नॉट थर्ड पार्टी, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं हमने तो टेस्ट कर लिया, तो क्या ये हमारा सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म को या फिर थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। दे देंगे कि ये थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा या फिर कर रहा होगा तो करेगा। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी में क्या करते हैं, इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। अब जब डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप एक BCA करने वाले, MCA करने वाले, BTech करने वाले, MTech करने वाले, उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, और जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड एक अलग लेवल का होगा, उसमें आप अलग अलग टाइप के टेक्निकल वर्ड्स का यूज करेंगे जो कि जनरली लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्लॉसरी भी बनाते हैं। इस ग्लॉसरी में हम उन सारे टर्म्स को, जो टेक्निकल टर्म्स है, उसको डिफाइन करते हैं ताकि जो भी उसको पढ़े तो अगर कुछ वैसा टर्म उसको अराइज हो जिसका मतलब वो नहीं समझ रहा है तो ग्लॉसरी देख कर वो उसको समझ जाए, ठीक है ना। तो ग्लॉसरी जो है ये भी इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही यहाँ पे आता है, कहाँ पे,
टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में। उसके बाद रेफरेंस देते हैं हम, ठीक है ना, रेफरेंस देते हैं। तो इसमें क्या देते हैं, एनी रेफरेंसेस टू द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई रेफरेंस है, सिमिलर टाइप कंटेंट अगर यूजर कहीं दूसरे जगह से लेकर पढ़ सकता है डिटेल में, तो वो रेफरेंस यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद लास्ट में हम ओवरव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जिसमें हम पूरे कंटेंट को क्या करते हैं एंड मतलब डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद है दूसरा हमारा टेस्ट प्लान है। टेस्ट प्लान इस डॉक्यूमेंटेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमें ये सारी चीज़ें दे देना है, मेंशन करना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है टेस्ट प्लान। द टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द स्कोप, अप्रोचेज, रिसोर्सेज एंड शेड्यूल ऑफ इंटेंडेड टेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी कि टेस्ट प्लान जो है, इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करना है टेस्टिंग से रिलेटेड, जो भी एक्टिविटीज हमें टेस्टिंग से परफॉर्म करना है, उन सारे एक्टिविटीज को कब करना है, उस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए कौन कौन से मेथड्स लगाने हैं, ठीक है ना, उन सारे मेथड्स को यूज करने के लिए क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम यहाँ पे टेस्ट प्लान में डिस्क्राइब करते हैं। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने सिस्टम बनाया और आप उसको टेस्ट करने लगे। जब आप उसको टेस्ट करने गए तो टेस्ट करने के लिए कौन से अप्रोच का फॉलो किया आपने, क्या यूनिट टेस्टिंग लगाया, क्या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग लगाया, तो कौन कौन सा अप्रोच लगाया, अब उसके लिए क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता हुई आपको। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे टेस्ट प्लान में क्या करते हैं, लिखते हैं। इट डिफाइंस टेस्ट आइटम्स, द फीचर्स टू बी टेस्टेड, यानी कि यहाँ पर टेस्ट आइटम की बात करते हैं, उन सारे फीचर्स की बात करते हैं जिसको टेस्ट किया जाना है। द टेस्टिंग टास्क, क्या क्या टेस्ट किया गया है उसको भी यहाँ लिखते हैं। एंड द पर्सन हु विल डू इच टास्क, और हर एक व्यक्ति को यहाँ पे लिखते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होता है ना, असाइन किया जाता है। अब हर एक व्यक्ति हर एक काम तो नहीं करेगा। यूनिट टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको इंटीग्रेट टेस्ट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है, तो कौन सा व्यक्ति क्या टास्क पूरा करेगा उसको व्यक्ति का भी नाम यहाँ पे मेंशन होता है। एंड एनी रिस्क दैट्स एक्वायर कंटेनिंग प्लानिंग, और कोई रिस्क भी अगर हो यहाँ पे इस प्लानिंग को पूरा करने में, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि टेस्ट प्लान में हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रेटेजी अपना लिखते हैं। इसमें जो 2.1 है, यानी कि इसी का पार्ट है आपका शेड्यूल एंड रिसोर्सेज। इसमें हम शेड्यूल करते हैं और रिसोर्स का यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे लिखा गया है रिसोर्सेज एंड शेड्यूल। उसका रिकॉर्डिंग टेस्ट, जो भी टेस्ट होगा, अब आउटपुट टेस्ट का अच्छा है या बुरा है, जो भी जैसा भी आउटपुट आए उसको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड उसी डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है। यानी कि टेस्ट करने के बाद सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसको हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं वहाँ पे। रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ तो रिकॉर्ड कर लिया, अब यहाँ पे उसको रिपोर्ट करते हैं कि ये क्या है, समरी है। यानी कि जो भी टेस्ट रिजल्ट किया हमने, रिजल्ट जो आया है, जो हमने रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट दिस रिपोर्ट हैज़ बीन जनरेटेड। इन सारे टेस्ट को करने के बाद यह रिपोर्ट जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में करते हैं। इसमें कई तरीके की टेस्टिंग होता है, जैसे कि एक होता है वेरिफिकेशन टेस्टिंग। वेरिफिकेशन टेस्टिंग में दो टेस्टिंग आता है, एक यूनिट टेस्टिंग आता है, एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग आता है, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं, यहाँ नाम में लिखा हुआ वेरिफिकेशन, यानी कि सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए कि वेदर द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को वेरीफाई करने के लिए हम वेरिफिकेशन टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें दो टेस्टिंग करते हैं। पहला हो गया हमारा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं कि हम हर एक मॉड्यूल का एक एक करके टेस्ट करते हैं। जितने भी मॉड्यूल हम यूज किए हैं, जो भी सब मॉड्यूल हमारे सॉफ्टवेयर में है, हर एक मॉड्यूल का अलग अलग हम टेस्ट करते हैं। देखिए मॉड्यूल टेस्टिंग का मतलब ऐसा समझिए आप कि आप एक 200 लाइन का कोड लिख रहे हैं। कोड लिखने के बाद आप उसमें मतलब कि कई सारे ब्लॉक का यूज किए हैं। लूप का एक अलग ब्लॉक है, इफ का अलग ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक है। आप हर एक ब्लॉक को टेस्ट कर रहे हैं कि यह ब्लॉक आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या है ना, ब्लॉक का एक यूनिट हो गया उस पूरे कोड का। तो वैसे ही जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ कोडिंग्स हैं वहाँ पे बहुत सारे कोडिंग हैं, सबको हम टेस्ट करते हैं। अब एक सर्च बॉक्स के लिए कोड किया गया है, सोशल मीडिया लिंक के लिए कोड किया गया है, उसके बाद साइन अप के लिए कोड किया गया है, लॉगिन के लिए कोड किया गया है। तब हर एक चीज़ क्या है, लॉगिन इंटरफेस हो गया या फिर साइन अप हो गया या फिर सर्च के लिए हो गया, ये सब क्या अलग अलग मॉड्यूल होता है। अब सबको अलग अलग चेक करेंगे, तो इसको हम यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे।
नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिलाने के बाद जो सिस्टम बनता है छोटा सा, जैसे 10 मॉड्यूल को मिला दिया हमने, फिर 30 को मिला दिया हमने, फिर 50 को मिला दिया हमने, अलग अलग मॉड्यूल को मिलाकर हम क्या करते हैं, साथ में चेक करते हैं कि वेदर ऑल द मॉड्यूल्स आर वर्किंग टुगेदर प्रॉपर्ली और नॉट, मतलब कि साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो यूनिट टेस्टिंग में सब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसको हम इंटीग्रेट टेस्टिंग भी करते हैं, और ये दोनों टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेरिफिकेशन टेस्टिंग का पार्ट है। आगे आता है आपका वैलिडेशन टेस्टिंग। ठीक है, वैलिडेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, इसमें 2 तरीके की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। पहला सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस और बीटा टेस्टिंग। ठीक है ना, बीटा टेस्टिंग को बेटा टेस्टिंग बहुत लोग बोलते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है हम समझते हैं। दिस इज द टॉप लेवल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यह इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही टॉप लेवल है, यानी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ही जब पूरे सिस्टम को जब डेवलप कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को, तो पूरे को एक बार जो चेक करते हैं वो सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। और बेसिकली इसको तब करते हैं जब इसको हम किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। किसी कंप्यूटर पे हमने पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, पूरे सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, उसको चेक कर रहे हैं हम, तो ये क्या है ना, सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। इसको हम वैलिडेशन टेस्टिंग का पार्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो वैलिडेट है कि नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एट दिस लेवल रिक्वायरमेंट आर वैलिडेटेड एज डिस्क्राइब इन द SRS। और इसी लेवल पे SRS में जो भी रिक्वायरमेंट बताया गया है, उन सारे रिक्वायरमेंट को, SRS से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें रिक्वायरमेंट्स दिया गया है, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे देखा जाता है कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इसमें क्या करता है, देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं और इसका नाम बीटा टेस्टिंग भी है। इसमें क्या होता है, लिस्ट टेस्ट प्लान फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। इसमें टेस्ट प्लान करते हैं कि कितने सारे टेस्ट हमें एग्जीक्यूट करने हैं, प्लान कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस टेस्ट रियल डेटा इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग बाय द डेवलपर टीम। और इसमें क्या होता है, रियल डेटा यूज होता है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर बनाने के बाद किसी क्लाइंट को दे दिए, और क्लाइंट जैसे डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ठीक वैसे ही जो डेवलपर है वो डेटा को प्रोसेस करता है, जो टेस्टर है वो डेटा को प्रोसेस करता है। कि क्लाइंट जिस तरीके से काम करेगा उस तरीके से हम काम करके देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर हमारा, सिस्टम हमारा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर सही से काम कर रहा है, यानी कि यह सिस्टम क्लाइंट के माध्यम से एक्सेप्टेड होगा, यूजर इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं तो यूजर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में इस चीज़ को हम चेक करते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्या बोलता है कि लिस्ट टेस्ट प्लान फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। ड्यूरिंग दिस टेस्ट रियल डेटा इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग बाय द डेवलपर टीम और द कस्टमर के द्वारा भी, यानी कि जो डेवलपर टेस्ट करता है उसको हम लोग अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं, और जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट होता है उसको हम लोग बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेस्ट हो रहा है, जो वैलिडेशन टेस्ट हो रहा है, उसको हम लोग अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं, और जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट हो रहा है उसको हम लोग बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग को हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं, और बीटा टेस्टिंग को कस्टमर साइड टेस्टिंग बोल सकते हैं। It describe how the result of such test will be reported back and handled by the developer। इसमें बताता है कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। अगर रिस्पॉन्ड सही कर रहा है, जैसा यूजर को चाहिए, कस्टमर को जैसा चाहिए, क्लाइंट को जैसा टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, अगर वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर कुछ अलग रिपोर्ट कर रहा है तो कैसे डेवलपर उसको हैंडल करेगा ये बताता है, रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो यह टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सिस्टम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसका पूरा चेक करेंगे, उसको अच्छे से टेस्ट करेंगे, एंड देन उसको हम मार्केट में देंगे, किसी क्लाइंट को देंगे, किसी यूजर को देंगे, ताकि वो ब्लेम ना करे और कंप्लेन ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा, वो दूसरे को रेफर करेगा, वो दूसरे को रेफर करेगा, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पॉपुलर होगा धीरे धीरे। अगर नहीं, एरर आएगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर हमारे पे निगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना था TDD टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजर मैनुअल। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो हम आशा करते हैं कि आप इसे लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इस टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।